वीजा के लिए प्रतीक्षा। निसंदेह विदेशी जानते हैं कि भारत में छुआछूत की बीमारी है, लेकिन निकट पड़ोसी न होने के कारण वे यह नहीं समझते कि वास्तव में कितने अछूत हैं। उनके लिए यह समझना कठिन है कि बहुत से हिंदुओं के गांव के किनारे कुछ अछूत कैसे रहते हैं। उन्हें कैसे प्रतिदिन गांव की गंदगी साफ करनी पड़ती है, कैसे हिंदुओं के जाकर दूर से ही खाना लेना पड़ता है और हिंदू बनियों की दुकानों में मसाले और तेल आदि दूर से ही खरीदने पड़ते हैं। वे गांव का हर प्रकार से अपना घर समझते हैं, लेकिन वे किसी गांव वाले को नहीं छू सकते और न ही कोई उन्हें छू सकता है। समस्या यह है कि जिस प्रकार का व्यवहार स्वर्ण हिंदुओं द्वारा छूतों के साथ किया जाता है, उसे अति उत्तम ढंग से कैसे बताया जाए। यह उद्देश्य दो तरीकों से पूरा किया जा सकता है। एक दूसरा तरीका यह है कि इसके लिए कुछ उदाहरण दिए जाएं। मेरे विचार से दूसरा तरीका अधिक प्रभावशाली होगा। इन उदाहरणों का चयन करते हुए मैंने कुछ अपने अनुभव और दूसरों के अनुभव लिए हैं। मैं उन घटनाओं से आरंभ करता हूं जो मेरे जीवन में घटित हुई हैं। घटना 1। आरंभ में हमारा परिवार बम्बई प्रेसिडेंसी के रत्नागिरी जिले के दपोली तालुके में रहता था। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आरंभ होते ही मेरे पूर्वज अपने पैतृक पेशे को छोड़कर कंपनी की फौज में नौकरी करने लगे। मेरे पिताजी ने भी पारिवारिक परंपरा का पालन किया और सेना में नौकरी करते हुए वे एक अधिकारी के पद पर पहुंचे और सूबेदार के रूप में सेवानिवृत्त हुए। मेरे पिता सेवानिवृत्ति के पश्चात अपने परिवार को लेकर दापोली पहुंचे, जहां वह बसना चाहते थे, लेकिन कुछ कारणों से उन्हें अपना विचार बदल लिया। हमारा परिवार दापोली के सतारा पहुंचा, जहां हम 1904 तक रहे। पहली घटना जो मुझे याद है और जिसका मैं उल्लेख कर रहा हूं, वह लगभग 1901 में घटी, जब हम सतारा में थे। मेरी माँ तब मर चुकी थी। मेरे पिता दूर सतारा जिले के खातव तालुका के गोरेगांव में खजांची थे, जहां बम्बई की सरकार ने सूखे से पीड़ित लोगों को जो भूख के कारण मर रहे थे, रोजगार देने के उद्देश्य से तालाब खोदने का काम आरंभ कर रखा था। जब मेरे पिता गोरेगांव गए तो वह मुझे, मेरे भाई जो मुझसे बड़ा था और मेरी बड़ी बहन जो मर चुकी थी के 2 बच्चों को मेरी चाची और कुछ दयालु पड़ोसियों की देखरेख में छोड़ गए। मैं जानता हूँ कि मेरी चाची बहुत दयालु थी, लेकिन वह हमारी कोई सहायता नहीं कर सकती थी। वे बौनी थी और उनकी टांगों में भी कुछ खराबी थी, जिससे वह बिना किसी सहायता के चल फिर भी नहीं सकती थी। उन्हें अक्सर उठाना पड़ता था। मेरी बहनें थी, वे शादीशुदा थी और अपने परिवार के साथ दूर रहती थी। अपना खाना बनाना हमारे लिए समस्या बन गया, खास तौर से इसलिए हमारी चाची असहाय होने के कारण यह काम नहीं कर सकती थी। हम 4 बच्चे विद्यालय जाने वाले थे। हम अपना खाना भी स्वयं बनाते थे। हम रोटी नहीं बना सकते थे, इसलिए हम पुलाव पर गुजारा करते थे, जिसे बनाना हमारे लिए आसान था, क्योंकि उसमें केवल चावल और मांस को ही मिलाना पड़ता था। खजांची होने के कारण हमारे पिता हमारे पास सतारा आने के लिए अपना कार्यालय नहीं छोड़ सकते थे, अतः उन्होंने हमें कोरेगांव आने और गर्मियों की छुट्टियां वहीं उनके साथ बिताने के लिए लिखा। हम बच्चों को इस पर बड़ी उत्सुकता हुई, क्योंकि हमें तब तक रेलवे स्टेशन पर नहीं देखा था बड़ी तैयारियां की गई। यात्रा के लिए अंग्रेज नुमा चमकीली सितारों वाली टोपियां, नए जूते, नए रेशमी किनारों की धोती दे दी गई। रास्ते की संपूर्ण जानकारी पिताजी ने दे दी थी और उन्होंने हमें यह सूचित करने के लिए लिखा था कि हम किस तरह चलेंगे, ताकि वह स्टेशन अपने चपरासी को भेज सके जो हमें मिले और गोरेगांव ले जाए। जैसा कि पिताजी चाहते थे, मेरा भाई और मेरी बहन का एक लड़का सतारा से चल पड़े और अपनी चाची को पड़ोसियों की देखरेख में छोड़ दिया, जिन्होंने उनकी देखभाल करने का वादा किया। हमारे स्थान से स्टेशन 10 मील दूर था और हमें स्टेशन ले जाने के लिए एक तांगा किराए पर लिया गया। हमने विशेष रूप से इस अवसर के लिए बनाए गए कपड़े पहने हुए थे। खुशी से हमने घर छोड़ा, लेकिन जिस समय हमने घर छोड़ा, हमारी चाची बहुत दुखी थी। हम स्टेशन पहुंचे तो मेरे भाई ने टिकटें खरीदी और मुझे और मेरी बहन के लड़के को 2-2 आने जेब खर्च के लिए दिए।
ताकि हम जैसे चाहें उन्हें खर्च कर सकें। हम तुरंत उछलने कूदने लगे और एक तरफ लेमन की बोतल को ऑर्डर दे दिया। थोड़ी देर में सीटी बजाती हुई गाड़ी आ गई। हम पीछे ना रह जाएं इस डर से जल्दी ही गाड़ी में चढ़ गए। हमें मसूर से गाड़ी से उतरने के लिए कहा गया था, जो कोरेगांव से सबसे निकट का स्टेशन था। गाड़ी मसूर में शाम को 5 बजे पहुंची और हम अपने सामान के साथ उतर गए। कुछ ही मिनटों में जो यात्री गाड़ी से उतरे थे अपने अपने गंतव्य स्थान को चले गए। हम 4 बच्चे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर रह गए और अपने पिता या उनके नौकर को, जिसको उन्होंने भेजने का वचन दिया था, देखने लगे। बहुत देर तक हमने प्रतीक्षा की, लेकिन वहाँ कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया और स्टेशन मास्टर पूछने के लिए आया। उन्होंने हमसे हमारी टिकटें मांगी। हमने अपनी टिकटें उनको दिखा दी। उन्होंने हमसे पूछा कि हम क्यों रुके हैं। हमने उनसे कहा कि हमें कोरेगांव जाना था और हम उनके पिताजी या उनके नौकर के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन अब तक कोई नहीं आया है। और हम कोरेगांव कैसे पहुँचे? हमने अच्छे कपड़े पहने थे। हमारे कपड़ों और बातचीत में यह कोई नहीं पहचान सकता था कि हम अछूत हैं। स्टेशन मास्टर को विश्वास था कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं और वह हमें इस दशा में देखकर द्रवित हुआ, जैसा कि हिंदुओं में आमतौर पर होता है। स्टेशन मास्टर ने पूछा कि हम कौन हैं। एक भी क्षण सोचे बिना मैंने कहा कि हम महार हैं। महार एक ऐसी जाति है जो बम्बई प्रेसिडेंस में अछूत मानी जाती है। उसे अचंभा हुआ। उसका चेहरा अचानक बदल गया। हम देख रहे थे कि वह दुखी था। जैसे ही उसने मेरा उत्तर सुना, वह अपने कमरे में चला गया। हम वहीं खड़े रहे जहाँ खड़े थे। 15-20 मिनट गुजरे। सूर्य लगभग छिप रहा था। पिताजी नहीं आए थे और न ही उनका नौकर आया था, और अब स्टेशन मास्टर भी हमको छोड़कर चला गया था। हम पूरी तरह परेशान थे। जो खुशी और प्रसन्नता हमने यात्रा प्रारंभ करने पर महसूस की थी, वह खत्म हो गई थी। अब हम बस उदास हो गए थे। आधे घंटे पश्चात स्टेशन मास्टर लौटा और उसने हमसे पूछा कि हम क्या करना चाहते हैं। हमने कहा कि यदि कोई बैलगाड़ी किराए पर मिल सके तो हम कोरेगांव चले जाएंगे, और यदि यह बहुत दूर नहीं है तो हमें तुरंत चलना चाहेंगे। वहाँ बहुत सी बैलगाड़ियाँ किराए के लिए खड़ी थी, लेकिन गाड़ी वालों ने स्टेशन मास्टर को यह बताते हुए सुन लिया कि हम महार हैं। उनमें से कोई भी गंदा होने के लिए तैयार नहीं था और अछूत वर्गों के बच्चों को लेकर जाकर अपनी प्रतिष्ठा कम करना नहीं चाहते थे। हम दोगुना किराया देने को तैयार थे, लेकिन हमने देखा कि पैसा कुछ नहीं करता। स्टेशन मास्टर, जो हमारी ओर से सौदा कर रहा था, चुपचाप खड़ा देख रहा था कि क्या करे। अचानक एक विचार उसके दिमाग में आया और उसने हमसे पूछा, क्या तुम गाड़ी चला सकते हो? यह समझकर कि वह हमारी कठिनाइयों का हल ढूंढ रहा था, हम बोल उठे, हाँ, हम चला सकते हैं। हमारा उत्तर सुनकर वह चला गया और हमारी ओर से प्रस्ताव किया कि हम गाड़ीवान को 2 गुना किराया देंगे और बैलगाड़ी स्वयं चलाएंगे। गाड़ीवान को हमारे साथ केवल पैदल चलना होगा। एक गाड़ीवान तैयार हो गया, क्योंकि इस प्रकार उसे किराया भी मिल गया और वह गंदगी से भी बच गया। जब हम चलने को तैयार थे तो शाम के करीब 6:30 बजे थे, लेकिन हम स्टेशन छोड़ने के लिए उस समय तैयार नहीं थे जब तक यह विश्वास ना दिला दिया जाए कि हम कोरेगांव अंधेरा होने से पूर्व पहुंच जाएंगे। अतः हमने गाड़ीवान से पूछा कि कोरेगांव से कितनी दूर है और वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा। उसने हमें विश्वास दिलाया कि कोरेगांव पहुंचने में 3 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेंगे। उसके शब्दों का विश्वास करके हमने अपना सामान गाड़ी में रख लिया था। स्टेशन मास्टर को धन्यवाद दिया और गाड़ी में बैठ गए। हम में से एक ने बैलों की लगाम पकड़ी और गाड़ी चल दी। गाड़ीवान गाड़ी के साथ चल रहा था। स्टेशन से थोड़ी दूर पर एक नदी बहती थी जो बिल्कुल सूखी थी। कुछ स्थानों पर गड्ढे थे जिसमें पानी भरा था। गाड़ी वाले ने प्रस्ताव किया कि हम वहां ठहर कर अपना खाना खा लें, क्योंकि फिर कहीं पानी नहीं मिलेगा। हम सहमत हो गए। उसने हमें कुछ किराया देने के लिए कहा, जिससे वह गांव में जाकर कुछ खा सके। मेरे भाई ने कुछ पैसे उसे दिए और शीघ्र लौटने का वायदा करके चला गया। हम बहुत भूखे थे और कुछ खाने का अवसर पाकर बहुत प्रसन्न हुए। मेरी चाची ने पड़ोस की औरतों से कुछ अच्छे अच्छे पकवान रास्ते में खाने के लिए हमारे लिए तैयार करवा लिए थे। हमने टिफिन खोला और खाना आरंभ किया। हम बर्तन धोने के लिए पानी की आवश्यकता थी। हम में से एक पास नदी के गड्ढे से
पानी लेने गया, लेकिन वह पीने लायक नहीं था। वह कीचड़ और गाय भैंस के पेशाब और गोबर का मिश्रण था जो वहाँ पानी पीने आते थे। वास्तव में वह पानी मनुष्य के लिए प्रयोग के लिए नहीं था। पानी की दुर्गंध इतनी अधिक थी कि हम उसे पी नहीं सकते थे। अतः संतुष्ट होने से पूर्व ही हमने अपना खाना बंद कर दिया और गाड़ीवान की प्रतीक्षा करने लगे। वह बहुत देर तक नहीं आया। हम जो कर सकते थे वह यह था कि उसे चारों ओर देखते रहे। अंत में वह आया। हमने यात्रा आरंभ कर दी। 4-5 मील तक हमने गाड़ी चलाई और वह पैदल चलता रहा। फिर वह अचानक उछलकर गाड़ी पर बैठ गया और लगाम अपने हाथ में ले ली। हमें गाड़ीवान के इस आचरण पर बड़ा आश्चर्य हुआ। पहले तो उसने गंदा होने के डर से हमें गाड़ी देने से इनकार कर दिया था। अब सभी धार्मिक संकोच त्याग कर उसी गाड़ी में हमारे साथ बैठने को तैयार हो गया। परंतु हमने इस बारे में उससे कोई प्रश्न करने की हिम्मत नहीं की। हम जल्दी अपनी मंजिल गोरेगांव पहुंचने के लिए उत्सुक थे। हम चाहते थे कि गाड़ी चलती रहे, लेकिन शीघ्र ही हमारे चारों ओर अंधेरा छा गया। अंधेरे को दूर करने के लिए कोई रोशनी नहीं थी। कोई भी पुरुष या स्त्री पुरुष चलता दिखाई नहीं दे रहा था। हमें महसूस हो कि हम उनके बीच चल रहे हैं। हमें एकांत में डर लगने लगा जिसने हमें चारों ओर से घेर लिया था। हमारी चिंता बढ़ रही थी। हमने हिम्मत से काम लिया। हम मसूर से बहुत दूर आ चुके थे। कोई 3 घंटे से अधिक यात्रा कर चुके थे, लेकिन गोरेगांव का कोई संकेत नहीं था। हमें एक विचित्र विचार उत्पन्न हुआ। हमें संदेह होने लगा कि गाड़ीवान विश्वासघात करना चाहता है। वह हमें मारने के इरादे से किसी एकांत स्थान पर ले जा रहा है। हमारे पास सोने के बहुत से जेवरात थे जिससे हमारी आशंका को बल मिला। हमने उससे पूछा कि गोरेगांव कितनी दूर है, वहां पहुंचने में देर क्यों हो रही है। वह कहता रहा वह दूर नहीं है, हम वहां शीघ्र पहुंच जाएंगे। जब रात के लगभग 10 बज गए और हमें गोरेगांव का कोई निशान दिखाई नहीं दिया तो हम बच्चों ने चिल्लाना और बुरा भला सुनाना शुरू कर दिया। हमारा रोना चिल्लाना देर तक चलता रहा। गाड़ीवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। अचानक हमने थोड़ी दूर पर दीपक जलता देखा। गाड़ीवान ने कहा, क्या तुम्हें वह रोशनी दिख रही है? वह चुंगी कलेक्टर की रोशनी है। हम वहां रात को आराम करेंगे। हमने कुछ राहत महसूस की और चिल्लाना बंद कर दिया। रोशनी दूर थी। हम उस तक कभी पहुंचते दिखाई नहीं दे रहे थे। चुंगी कलेक्टर की कुटीर तक पहुंचने में हमें 2 घंटे लगे। समय के अंतराल में हमारी चिंता और बढ़ गई। हम गाड़ीवान से तरह तरह के प्रश्न पूछते रहे, जैसे कि वहां पहुंचने में देर क्यों हो रही है, क्या हम सही सड़क पर जा रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। अंततः आधी रात गाड़ी चुंगी कलेक्टर की कुटीर जा पहुंची। यह एक पहाड़ी के नीचे, लेकिन पहाड़ी की दूसरी ओर स्थित थी। जब हम वहां पहुंचे तो हमें बहुत सी बैलगाड़ियां वहां देखी। वे सब वहां रात को आराम करने के लिए रुकी थी। हमें बहुत भूख लगी थी और हम भोजन करना चाहते थे, लेकिन यहाँ भी पानी का प्रश्न था। हमने अपने गाड़ीवान से कहा, क्या पानी मिल सकता है? उसने हमें चेतावनी दी कि चुंगी कलेक्टर हिंदू था। यदि तुमने सत्य कहा कि हम महार हैं तो यहाँ पानी नहीं मिल सकेगा। उसने कहा, तुम कहना हम मुसलमान हैं और अपना भाग्य आजमाओ। उसकी सलाह पर मैं चुंगी कलेक्टर की कुटीर में गया और उससे कहा कि आप हमें कुछ पानी दे देंगे। तुम कौन हो? उसने पूछा। मैंने उत्तर दिया, हम मुसलमान हैं। मैंने उससे उर्दू में बातचीत की जो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता था, ताकि मेरे मुसलमान होने में कोई संदेह ना हो। लेकिन यह चाल कामयाब नहीं हुई। उसने कड़े रुख में उत्तर दिया, तुम्हारे लिए पानी किसने रखा है? पानी ऊपर पहाड़ी पर है। यदि तुम चाहो तो जाकर ले आओ। मेरे पास कोई पानी नहीं है। इस प्रकार उसने मुझे टाल दिया। मैं गाड़ी की ओर लौट आया। उसका उत्तर भाई को बता दिया। मैं नहीं जानता था कि मेरे भाई ने कैसा महसूस किया। उसने हमें सिर्फ सो जाने को कहा। बैलगाड़ी के जुए से खोल दिए गए थे। गाड़ी जमीन पर टेक दी गई थी। हमने अपने बिस्तर गाड़ी के नीचे बने तख्त पर बिछा दिए, आराम से लेट गए। चूंकि अब हम सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए थे, जो कुछ हुआ हमने महसूस नहीं किया, लेकिन हमारा दिमाग नवीनतम घटना की ओर चला गया। हमारे पास बहुत खाना था। हमारे अंदर की भूख की अग्नि जल रही थी। यह सब होते हुए भी हमें खाना खाए बिना सोना पड़ रहा था, क्योंकि हमें पानी भी नहीं मिला।
और पानी इसलिए नहीं मिला कि हम अछूत थे। यह विचार हमारे मन में आया। मैंने कहा, हम सुरक्षित स्थान पर आ गए हैं। मेरे बड़े भाई को कुछ भ्रांति हुई। उसने कहा कि हम चारों के लिए सो जाना विवेकपूर्ण नहीं है, कुछ भी हो सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि एक समय में 2 को सोना चाहिए और 2 को पहरा देना चाहिए। इस प्रकार हमने पहाड़ी के नीचे रात बिताई। प्रातः 5 बजे हमारा गाड़ीवान आया और सुझाव दिया कि हमें कोरेगांव के लिए चल देना चाहिए। हम लोगों ने साफ मना कर दिया। हमने उससे कहा कि हम 8 बजे से पहले नहीं चलेंगे। हम कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे। उसने कुछ नहीं कहा। इस प्रकार हमने 6 बजे चलना शुरू किया और गोरेगांव 11 बजे पहुंचे। मेरे पिताजी हमें देखकर हैरान हुए और कहा कि उन्हें हमारे आने की सूचना नहीं मिली है। हमने कहा कि सूचना तो दी थी। उन्होंने इस तथ्य को इनकार कर दिया। बाद में पता लगा कि मेरे पिताजी के नौकर की गलती थी। उसने हमारा पत्र प्राप्त कर लिया था लेकिन पिताजी को नहीं दिया था। यह घटना मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जिस समय घटना हुई मैं 9 वर्ष का था, लेकिन इसने मेरे दिमाग पर अमिट छाप छोड़ी। यह घटना होने से पूर्व मैं जानता था कि मैं एक अछूत हूँ और अछूतों का कुछ अपमान और भेदभाव सहन करने पड़ते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं जानता था कि मैं अपनी कक्षा के छात्रों के बीच अपने क्रम के अनुसार नहीं बैठ सकता था, अपितु मुझे स्वतः एक कोने में बैठना पड़ता था। मैं जानता था कि स्कूल की सफाई करने के लिए रखा नौकर मेरे उस टाट को नहीं छुएगा जिसका मैं प्रयोग करता हूँ। मुझे टाट का टुकड़ा शाम को अपने साथ ले जाना होता था, उसके अगले दिन प्रातः अपने साथ लाना होता था। स्कूल में स्वर्णों के बच्चे प्यास लगने पर नल से पानी लेकर प्यास बुझा सकते थे। इसके लिए उन्हें केवल अध्यापक की इजाज़त लेनी होती थी। मेरी स्थिति अलग थी। मैं नल को छू नहीं सकता था जब तक कि इसे कोई स्वर्ण व्यक्ति खोलता नहीं था। मैं अपनी प्यास नहीं बुझा सकता था। मेरे मामले में अध्यापक की अनुमति लेना काफ़ी नहीं था। स्कूल के चपरासी की उपस्थिति आवश्यक थी, क्योंकि वही एक ऐसा आदमी था जिसे कक्षा अध्यापक इस काम के लिए इस्तेमाल कर सकता था। यदि चपरासी उपलब्ध नहीं होता था तो मुझे बिना पानी के रहना पड़ता। इस स्थिति को संक्षेप में इस प्रकार बयान किया जा सकता है, चपरासी नहीं तो पानी नहीं। मैं जानता हूँ कि घर में कपड़े धोने का काम मेरी बहनें करती थी। ऐसी बात नहीं है कि 17 में कोई धोबी नहीं था। ऐसी बात भी नहीं है कि हम धोबी को पैसे नहीं दे सकते थे। मेरी बहनें इसलिए कपड़े धोते थी कि हम अछूत थे और कोई धोबी किसी अछूत के कपड़े नहीं धोता था। मेरे तथा अन्य लोगों के बाल कटाने, हजामत बनाने का काम मेरी बड़ी बहन करती थी, जो हमारे बाल काटते काटते बाल काटने में माहिर हो गई थी। इसका कारण यह नहीं था कि 17 में कोई नाई नहीं था, और न ही उसका कारण यह था कि हम नाई को पैसे नहीं दे सकते थे। हजामत बनाने और बाल काटने का काम मेरी बहन इसलिए करती थी कि हम अछूत थे। कोई नाई अछूत के बाल काटने को तैयार नहीं था। यह सब जानते थे। इस घटना से मुझे इतना अधिक धक्का लगा जितना पहले कभी नहीं लगा था, और इससे पहले मैं छुआछूत को अन्य स्वर्ण और अछूतों की तरह एक आम बात समझता था। लेकिन इस घटना ने मुझे छुआछूत के बारे में सोचने के लिए बाध्य किया।